नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ चुनाव के लिए प्रतिनिधि सभा सांसदों की चुनाव के लिए कल उम्मीदवारी का दाखिला था और वह दाखिला बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। मैं बता दूं, पूरे नेपाल में लगभग 6000 उम्मीदवार कल अपना नामांकन दाखिला करवाए हैं। हालांकि अभी उम्मीदवारी फिरता लेने का समय बाकी है, लेकिन कल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से 6000 उम्मीदवारों ने अपना दाखिला करवाया। आपको बता दें कि प्रतिनिधि सभा में 165 सीट है और मैं बता देता हूं आपको, यह रिपोर्ट है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य के लिए 5917 लोगों ने कल 9 बजे तक अपनी उम्मीदवारी दर्ता करवाया था। प्रतिनिधि सभा में 165 सीट के लिए 2494 कैंडिडेट ने अपना दाखिला करवाया। वहीं प्रदेश सभा का 330 सीट के लिए 3423 लोगों ने अपना नामांकन किया। आपको बता दें कि इस बार जो ये उम्मीदवारी नामांकन हुआ है, उसमें महिलाओं की संख्या अगर कहा जाए तो नगण्य के बराबर है। पार्टी ने महिलाओं को उतना महत्व नहीं दिया है जैसा कि कहा जा सकता है। और एक और बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार काठमांडू 4 से है। इसमें 35 उम्मीदवारों ने दाखिला करवाया है। खैर, यह चुनाव और ये वोट तो अब 20 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल अभी इन लोगों का वापसी लेने का डेट बाकी है। लेकिन आइए मैं आज बात करता हूँ, ये नामांकन हुआ यानी कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ उससे पहले की राजनीति नेपाल के मीडिया में अंतिम समय में आकर नाम छा गया, तो वह जनता समाजवादी पार्टी का। तो जनता समाजवादी पार्टी यानी कि जिसके अध्यक्ष हमारे सर्वश्री उपेंद्र यादव जी हैं, ये बहुत ही चर्चा में आ गए हैं। चर्चा इसलिए कि पहले भी ये चर्चा में थे और अब भी आकर तो सभी अखबार के ऊपर छा गए हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि श्री उपेंद्र यादव 5 दलीय गठबंधन में थे और सत्ता में थे, और सत्ता में श्री शेर बहादुर देउपा जी के साथ इनके 4 मंत्री भी हैं अभी मंत्रिमंडल में। लेकिन अंतिम समय में इन्होंने अपना पासा बदला और शेर बहादुर देउपा के खेमे से अलग होकर श्री ओली जी के खेमा में चले गए। यानी कि तुरंत ही अपना रूप बदल दिया और वह माले से जाकर अपना साठगांठ करने लगे और अंत में उससे सफल भी हुए कि उपेंद्र यादव अब ओली जी के साथ गठबंधन करके और चुनाव मैदान में जाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि 25 सीट ओली जी से मिले, लेकिन उतना नहीं मिल पाया। लास्ट में आकर 16 या 17 सीट पर अड़क गए। फिर भी 15 या 16 सीट तो देउपा जी भी दे ही रहे थे, लेकिन 1 सीट के लिए ये चले गए ओली के पास। तो किस ओली के पास गए? तो कहा जाता है कि ओली साहब ने एक बार कैबिनेट में ही उपेंद्र यादव को गेट आउट कह दिया या नॉनसेंस कह दिया, या वह अप्रिय शब्द उन्होंने प्रयोग किया जो दूसरे को भी पचा नहीं। और शायद उपेंद्र जी तो सुन लिए, लेकिन उसके बाद
पूरी तरह से ओली पर बरसकर और ओली साहब की मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। बाहर भी तब हुए जबकि ओली ने एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कंठ पकड़कर उनके मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो अब आती है बात, यहाँ की मीडिया में बार बार पूछा जा रहा है कि क्या उपेंद्र जी ऐसा काम क्यों किए? क्या ईमानदारिता की कोई जगह नहीं है? क्या नैतिकता की कोई जगह नहीं है? जरा सा भी नैतिकता नहीं दिखाए और छोड़कर सीधे इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिए। और कहा जा रहा है जो उपेंद्र यादव इसमें माहिर है अपना रंग बदलने के लिए, वह गिरगिट की तरह बहुत ही फेमस है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, क्या ईमानदारिता और नैतिकता की अगर बात की जाए तो यह कमी उपेंद्र यादव में ही दिखती है? क्या उस पार्टी में नहीं दिखती है? स्वयं जो केपी ओली प्रधानमंत्री थे, जिस ओली ने उपेंद्र यादव को निकाला, लेकिन आज वह बजाबते उपेंद्र यादव का स्वागत के लिए लालायित थे, जो किस तरह आ जाए। तो नैतिकता केवल एक ही जगह नहीं देखी जा सकती है। स्वयं शेर बहादुर देउबा के मंत्रिमंडल और देउबा साहब ने ही उपेंद्र यादव जी को 3 बार हटाया है, 3 बार रखा है। तो क्या यह कमी उपेंद्र यादव में ही दिखती है? यह नेपाली मीडिया का एक प्रचार है। हाँ, कमी और कमजोरी सब में है। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा कमी और कमजोरी उपेंद्र जी में दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं मित्रों, इसमें मुझे लगता है कि ये जितने नेता हैं, इस सभी नेता से में कुछ परिपक्वता तो जरूर दिखाई है उपेंद्र यादव ने। उपेंद्र यादव इतना जबरदस्त बार्गेनिंग करेंगे जो किसी को नहीं मालूम था, और वह अंतिम समय तक शेर बहादुर देउबा से भी करते रहे। लेकिन जब नहीं मिला, भले ही एक ही सीट उनको ज्यादा क्यों न मिला हो, वो चले गए ओली के खेमा में। और वो गए ओली के खेमा में इसलिए कि उनको तो पार्टी भी बचाना था, और जो पार्टी बचाना था यानी कि जनता समाजवादी पार्टी, अगर इस गठबंधन में प्रधानमंत्री के साथ अगर रहती तो शायद इनका जो 3% का थ्रेशोल्ड है यह पूरा कर पाता या नहीं पाता, इस पर उपेंद्र यादव और इनके पार्टी के लोग ज़्यादा चिंतित थे। और शायद मुझे लगता है कि इसी को देख कर वो अपना पार्टी को बचाने के लिए ओली के तरफ चले गए, जहां एक ही बार इनको 55 सीट मिल गया। और 55 सीट के बाद इनको लगता है कि हमारा थ्रेशोल्ड बच जाएगा और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये जीवित रहेंगे। तो उपेंद्र जी ने तो जो किया सो किया। इनका एक था कि अंतिम दिन तक रात में 10 बजे फैसला हुआ है कि किसको कहां से टिकट दिया जाए। लेकिन इसी बीच में जैसे ही उपेंद्र जी शेर बहादुर देउबा जी का साथ छोड़े, वैसे ही एक लॉटरी मिल गई। टिल मिलाती हुई पार्टी थी, झिल मिलाती हुई पार्टी थी लोसापा। लोसापा यानी कि महंत ठाकुर जी की पार्टी। महंत ठाकुर जी की पार्टी, महंत ठाकुर खुद चिंतित थे कि इस पार्टी को कैसे बचाया जाए। ये भी ओली के पास जा रहे थे। ओली के साथ इनकी कई बैठक हो चुकी, इन्होंने कमेटी गठन कर दिया, लेकिन वहां इनकी दाल उतनी नहीं गली। लास्ट में इनको फायदा हुआ कि शेर बहादुर देउबा जी बुलाकर भले ही इनको 8 ही सीट दिए हो और प्रदेश सभा में सीट दे दिए हो, एक चांस तो जरूर बनता है कि इनकी पार्टी बचाने के लिए। लेकिन अब भी ये लोग खतरे के सीमा पर, दोनों पार्टी एक खतरे के निशान से बाहर नहीं आए हैं, खतरे में झूल रहे हैं। उपेंद्र यादव जी में हुआ क्या कि इनके पार्टी के जो मंत्री थे
प्रदेश में वो मंत्री चुनाव के लिए जब उम्मीदवारी दाखिला करने गए तो गए इनके जासपा पार्टी से, लेकिन जाकर दाखिला कर दिए कांग्रेस के पार्टी से। ऐसे ही कई कैंडिडेट इनका आ गया है जो कपिलवस्तु में हुआ है, निकला जसपा से उम्मीदवारी करने, बीच में कांग्रेस में मिल गए। और इस तरह इनका बहुत जगह ऐसा हो गया है जहां की विरोध होकर स्वतंत्र रूप से लोग दाखिला करवा दिए हैं। स्वयं उपेंद्र यादव जी का अपना क्षेत्र वह बहुत ही टफ क्षेत्र माना जा रहा है, जहां से राउत जी हैं, अपने हैं, और एक ठाकुर जी हैं। श्री ठाकुर जी ने पिछली बार ही एक चुनाव में उन्होंने 10,000 मत लाया था, और इस बार उनको गठबंधन का आशीर्वाद प्राप्त है। और एक सीके राउत पहले से दावी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र यादव के लिए अपना ही क्षेत्र बचा लेना बहुत कठिन है। लेकिन तब है कि उपेंद्र यादव जिस तरह के राजनीतिक खिलाड़ी हैं तो उसमें माना जा सकता है कि ये कहीं जीत जाए। फिलहाल तीनों बराबरी पर चल रहे हैं और ऐसे ही कमोबेश स्थिति हर क्षेत्र में है। हाँ, एक दो जगह की बात अगर छोड़ दें, जैसे वीरगंज में प्रदीप यादव और है कैंडिडेट है उस क्षेत्र में, लेकिन उनका जीत करीब करीब सुनिश्चित, उनका दावा आज भी जो बात हुई है हिमालनी से, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारा कोई कंटेस्ट ही नहीं है। तो हो सकता है कि इस तरह के 2-3 कैंडिडेट और हैं जो कि जीत सकते हैं, लेकिन बाद बाकी सभी कैंडिडेट का भविष्य अनिर्णित है और उनको कहा नहीं जा सकता है कि ये जीत ही जाएंगे। और ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो लोसपा जो मोहन ठाकुर जी की पार्टी है, उस पार्टी की भी स्थिति यही मानी जाती है। कहा गया है गठबंधन से इनके वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो सरलाही से गए हैं, लेकिन वहाँ गठबंधन के ही माओवादी के एक और मंत्री जो महेंद्र राय यादव जी नॉमिनेशन कर दिए हैं, तो इसलिए टक्कर वहाँ भी बनी हुई है। इनके एक नवयुवक नेता माने जाते हैं जो रौथट छोड़कर जनकपुर गए हैं, यानी कि अनिल झा। तो वहाँ पर इनका ये क्षेत्र उनका नहीं था, फिर भी लोसपा से दिया गया है। अनिल झा मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत करके कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह नहीं लगता है कि अनिल झा की जीत ही निश्चित हो, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जूली महतो पहले से हैं और जूली महतो का भी क्षेत्र माना जाता है। तब कहा जा रहा है कि अगर अनिल झा हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे और भी हो, इन सभी को अभी अपनी चिंता है और साथ साथ अपने पार्टी की चिंता है कि आने वाले 20 नवंबर के बाद इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो पाएगी या नहीं। तब है कि लोसपा और जगह 55 सीटों में खड़ा करवाया है, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ वोट सभी जगह मिलेंगे, और जब हर जगह वोट मिलेगा तो हो सकता है कि थ्रेशोल्ड कट जाए। और जसपा जो कि इतना ज़्यादा सीट लेकर मैदान में आया है और यह कह रहा है, दावा किया जा रहा है कि भाई थ्रेशोल्ड कट जाएगा, लेकिन इनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। हर जगह इनका विरोध में अपने पार्टी से ही विरोध हो रहा है और हर जगह लोग अपना चहेता कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं, ना कि वो अब पार्टीगत रूप में देंगे। गठबंधन का एक और फायदा है तो एक और नुकसान भी है। दूसरी बात, इनका गठबंधन हो गया है उपेंद्र जी का एमआलए के साथ, जो एमआलए को मधेश में एक मधेश विरोधी पार्टी के रूप में माना जाता है, और उसी पार्टी के साथ
उपेंद्र जी का हो गया है। इसलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो है ही कि ओली जी ने किस तरह मधेसियों पर गोली चलवाया था और किस तरह मधेसियों के साथ व्यवहार किए थे। ये सभी मधेसी के दिल में है और जो भी मधेसी वोट देने जाएगा वह एक बार जरूर सोचेगा कि हमें किसको वोट देना है, और यही जो है मधेश का भविष्य निर्धारण करेगा। हाँ, मुद्दा कहा जाता है कि मधेश मुद्दा कहाँ है। मधेश मुद्दा अभी एक कोना में ले जाकर ये लोग रख दिए हैं। वह बिल्कुल छिपी हुई मुद्दा है, उसका अभी इस चुनाव में कोई उपयोग नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति मधेश मुद्दा को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मधेश मुद्दा के विरोधी दलों से अपना साठगांठ कर लिए हैं। तो अब देखना यह है मित्रों, मैं इसका अगला भाग फिर पेश करूंगा। आज आपके समक्ष इतना ही। आपको कैसा लगा? आप वीडियो देखे हैं तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आपके प्रति। धन्यवाद। नमस्कार।